काशीपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहाँ पर बहुत सारे लोग खेती का काम करते थे। गांव के सभी लोग बहुत ही खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। पर एक घर ऐसा भी था जहाँ पर खाने की भी दिक्कत हो रही थी, और वह घर था गोपाल का। गोपाल अपने बेटे राजू और अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। मम्मा, आज खाने में तो कुछ अच्छा बनाओ ना। अब तो रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ तो अच्छा बनाओ। हाँ भाग्यवान, आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। कितने दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया है। जी, जितना आप पैसे लाके देते हो उतना में मैं ये सादा भोजन भी बना के देती हूँ, तो कुछ कम नहीं देती हूँ। अरे, आपको तो इतनी बार समझाया है, उस लालचंद के घर काम छोड़ दो। आपको कहीं इससे अच्छी कमाई मिल जाएगी, कम से कम भरपेट भोजन तो मिलेगा ना। अरे भाग्यवान, हम तो पुश्तों से वहाँ काम कर रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि गोपाल से लालचंद के घर में साफ सफाई का काम करता है। लालचंद बहुत ही चालाक व्यक्ति है। वह अपने कुछ लोगों के द्वार गांव के लोगों को डरा कर रखता था। उन्हें थोड़े से पैसे ब्याज पर देता और अंत में उसकी पूरी जमीन हड़प लेता। अरे ओ बुड्ढे, अब तू कागज पर दस्तखत करता है या नहीं? कर, वरना इस लाठी से मार मार के तेरी हालत पंचर कर दूंगा। कागज के अनुसार तेरी तारीख खत्म हो चुकी है। अब तूने ब्याज के पैसे नहीं दिए हैं तो तुम्हें अपनी जमीन लिखनी पड़ेगी। समझ में आया तुमको या नहीं? ये मालिक का वसूल है। मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी तारीख आज के दिन है, पर आपके नौकर ने तो बोला था कि मेरी तारीख 2 दिनों के बाद है। माफ कर दो मालिक, मैं आपके पैसे दे दूंगा। बस 1 दिन की मोहलत दे दो, मैं कल पक्का दे दूंगा। मैं देखो काका, मुझे नहीं मालूम कि आपको पेपर पढ़ने लिखने आता था या नहीं। मुझे बस अपनी वसूली के पैसे चाहिए और कुछ नहीं। और मुझे किसी बात के किसी की कोई परवाह नहीं। आपका बेटा कब आएगा नहीं आएगा मुझे कोई मतलब नहीं। अरे लालचंद जी, ये मेरे पुरखों की जमीन है, मुझे मेरी जमीन चाहिए। बस 2 दिन रुक जाओ लालचंद जी, मेरा बेटा आता होगा, आपके सारे वसूल और ब्याज के पैसे भी दे देगा। मेरी बेटे से बात हो चुकी है, वह 2 दिनों के अंदर पक्का आ जाएगा। मुझे बस मेरे बेटे के आने तक रुक जाइए ना, बस रुक जाइए ना। अरे ओ बुड्ढे, चुपचाप से दस्तखत करता है या नहीं, वरना मार मार के इस लाठी से तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता तेरा बेटा कब आएगा, समझा तू? अंत में लालचंद उसे बूढ़े व्यक्ति से उसके दस्तखत ले ही लेता है। लालचंद, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। समझे तुम? तुम्हें मालूम था कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तुमने 2 दिन पहले की तारीख लिखकर मुझे 2 दिन आगे की तारीख बताई, ताकि मैं पैसे इकट्ठा ना कर पाऊं और तुम्हें जमीन लिखा दूं। समझे तुम? मैं सब समझता हूँ। इससे बढ़िया तो मैं उसी के पास से ले लेता। वह बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही दुखी मन के साथ अपने घर चला जाता है। तभी मैं सोचूं, मेरे वसूली का काम इतना कम क्यों चल रहा है। हरिया, पता करो, क्या गांव में कोई दूसरा आया है जो मेरे जगह पे वसूली का काम कर रहा है? बताओ। हाँ मालिक, सेठ रामदेव। सुना है वो थोड़ा अमीर है और ब्याज पर पैसे लगाता है। शहर के पास वाले सड़क पर ही उसका घर है, वहीं कहीं आसपास। अच्छा है,
लगता है जाकर उससे मिलना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ, मेरे धंधे के बीच में ना आए। चिड़िया के चहचहाट के साथ एक नई सुबह हुई, पर आज लालचंद सेठ के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जिसे देख उसकी पत्नी उसके पास आती है और उससे बोलती है। ऊजी, मैं कब से देख रही हूँ, आप बहुत ही गहरी सोच में लग रहे हो। क्या कोई बात है? हाँ भाग्यवान, सुना है गांव में कोई रईस ज्यादा आया है, रामदेव। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करता है। उसने मेरा काम बिल्कुल रोक रखा है। ऊजी, सच कहूँ तो मैंने भी उसके बारे में सुन रखा है। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देता है, बहुत ही ईमानदार और अमीर है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए मैंने सोचा है आज ही जाकर उससे मिलता हूँ। ऊजी, जरा सोच समझ कर ही कुछ भी करना, समझे तुम? लालचंद ये सोचकर अपने घर से निकलता है कि वह रामदेव से हाथ मिला लेगा और दोनों मिलकर पूरे गांव को लूटेंगे। उससे कहूंगा कि दोनों मिलकर ब्याज के धंधे में पैसे कमाते हैं। अरे, तुम यहीं के लग रही हो। जरा बताओगे सेठ रामदेव का घर कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अब तो मेरे पाँव ने भी जवाब दे दिए हैं। अरे भैया, पीछे इतना बड़ा बंगलो खड़ा है उनका, और तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? लगता है तुम्हें रामदेव सेठ के बारे में कुछ नहीं पता। क्या ये सेठ रामदेव का घर है? इतना आलीशान? अरे हाँ भाई हाँ, ये सेठ रामदेव का ही घर है। लालचंद रामदेव के घर को देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। फिर वह उसके घर के अंदर जाता है और तो और रामदेव का घर अंदर से भी बहुत आलीशान। लालचंद रामदेव के पास जाता है और बोलता है। लालचंद देखता है कि रामदेव के पास बहुत से लोग हैं, हथियार के लिए जो उसकी सुरक्षा के लिए, एक के हाथ में लाठी तो दूसरे के हाथ में बंदूक भी थी। फिर लालचंद बोला, राम राम सेठ जी, मैंने सुना है आप ब्याज का धंधा करते हो। दरअसल मैं भी करता हूँ और आप लोगों को कम ब्याज पे पैसे देते हो, जिस कारण मेरे पास कुछ कम लोग आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम करें। देखो भाई, मेरी तो आधी जान पहले से कब्र में लटकी हुई है और मैंने सुना है गरीबों की मदद करती रहनी चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता हूँ, तुम जा सकते हो। ठीक है, राम राम सेठ जी। लालचंद को बहुत गुस्सा आया रामदेव की बातें सुनकर, पर चुप रहा, क्योंकि लालचंद रामदेव के पैसे को देखता ही रह गया। वह घर पहुंच गया है, गोपाल को सफाई करते देखता है। उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वह बोलता है, अरे भाई रामू, देखो तो खुद को, कितने मैले हो चुके हो तुम। जाओ, जाकर नहा लेना और मालकिन से कुछ अच्छे कपड़े मांगकर पहन लेना, और जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे और मिठाइयाँ भी लेते जाना। वो त्योहार के दिन शुरू होने वाले हैं ना। क्या? पर ऐसा क्यों मालिक? खैर, जैसा आप कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा मालिक।
और ये लो भाई, तुम कुछ पैसे और मिठाइयाँ, और ये सब मैंने दिए हैं, ये किसी को बताना मत। वो कहते हैं ना, पुण्य एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मुझे नहीं लगा था कि आप इतने बदल जाओगे। सच में आप तो बहुत बड़े देवता हो। अच्छा हुआ मैंने आपके पास काम नहीं छोड़ा। लालचंद गोपाल को कुछ पैसे देता है और मिठाइयाँ भी दिया, जिसकी खुशी से गोपाल चुपचाप से अपना घर चला जाता है। लेकिन लालचंद की पत्नी ये सब देख रही थी और वह बोलती है, ओ जी, कम से कम मुझे तो बता दीजिए इसके पीछे राज क्या है, वरना आप और गोपाल को कुछ दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बताइए तो। नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, तुम बहुत दिमाग लगा रही हो। अपना दिमाग किसी और काम में लगाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझी तुम? ओ जी, कुछ तो बात जरूर है। आपकी पत्नी हूँ, सालों से जानती हूँ आप कैसे हैं, समझे? ठीक है, तो तुम सोचते रहो। जब कुछ पता चले तो मुझे भी बता देना, समझी तुम या नहीं? इस प्रकार कुछ दिन बिताते हैं। एक रात, काली अंधेरी रात को, लालचंद गोपाल के उसी दिन के कपड़ों को पहन लेता है और रामदेव के घर जाकर बहुत सारे पैसे चोरी कर लेता है। अगली सुबह रामदेव के घर पर पुलिस आती है। फिर ओ रामदेव जी, आपको किसी के ऊपर शक है कि कोई ऐसा नौकर या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो आपके पैसे चुराए? अरे नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई नौकर या फिर कोई दुश्मन ऐसा काम करेंगे, समझे तुम? अरे ओ श्रेष्ठ जी, आपका इतना बड़ा आलीशान बंगलो है, एक सीसीटीवी कैमरा भी कहीं आपने नहीं लगवाया? हाँ, मुझे याद आया, मैंने बंगलों के बाहर दरवाजे पर ही एक सीसीटीवी कैमरा रखा है। मुझे याद आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चला के देखता हूँ आखिर कौन है। ओ जी, जल्दी दिखा दो, हम लोगों को भी देखना है। सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद ओ राम जी, धोबी के जैसे आपके घर में आसपास कोई ऐसे कपड़े पहनता है तो बता भी दो। सच बोलूं तो साहब, मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास कोई ऐसे भी कपड़े पहनता है। सेठ जी, सच बोलूं तो एक गोपाल नाम का व्यक्ति है जो बिल्कुल ही गरीब है। वह हर रोज ऐसे ही कपड़े पहनता है। ओ जी, लो, अब आपका चोर भी पकड़ा गया है। थानेदार साहब, आप अभी उसे जेल के अंदर कर देना। ओ जी, ये सब क्या हो गया? भगवान अच्छे ही लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता भाग्यवान, आखिर मेरी क्या गलती थी जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। खैर, तुम जाओ, ज्यादा देर यहाँ मत रहो, समझी तुम? मुझे पता है आप निर्दोष हैं। मैं आपको यहाँ से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। बहुत हो चुका है। रामदेव के घर जाती है और उससे बोलती है, नमस्ते सेठ रामदेव, मैं मालती, जिसके पति को आपके घर से चोरी करने के इल्जाम में जेल भेजा गया है। आप बस एक बार वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दो जिसमें मेरे पति ने चोरी किया है। बस एक बार। मैं देखो, मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष जेल जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक बार सीसीटीवी फुटेज देख सकती हो। मालती वीडियो ध्यान से देखती है कि हाथ में एक घड़ी है, जिस पर वह समझ जाती है और बोलती है, सेठ रामदेव,
सच कहूँ तो ये मेरे पति है ही नहीं, उनके पास ऐसी चमकती हुई घड़ी है ही नहीं, वो तो बिल्कुल गरीब है और मैं अच्छे से जानती हूँ यह काम किसने किया है, सेठ लालचंद ने। तुम सच तो बोल रही हो ना? हाँ, मैं इस घड़ी को अच्छे से जानती हूँ, ये उनकी पत्नी ने उनको दिया था उनके जन्मदिन पर। मुझे भी यह घड़ी बहुत पसंद थी। खैर तो मैं अभी इसी वक्त वहाँ जाऊँगा और देखूँगा। मालती सभी को लेकर लालचंद के घर जाती है। सभी ने लालचंद के हाथ में वह घड़ी देखी और इस प्रकार लालचंद जेल के अंदर चला जाता है और गोपाल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जीता है। इस प्रकार सच्चाई की जीत हुई।